दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बिछी हुई रेड कारपेट को कुछ देर के लिए आज आप उठा डालिए, क्योंकि इस रेड कारपेट के भीतर खून से सने हुए हाथ हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन से रिश्ते हुए घाव हैं। इस दौर के भीतर में इस देश में जितने भी अपराध हुए हैं और खास तौर से महिलाओं को लेकर उन अपराधों का कच्चा चिट्ठा है, जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपका कलेजा आपकी हाथों में आ जाए और आपके भीतर यह बेचैनी होने लगे कि यह स्थिति अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर में है तो फिर यहां कानून के राज का कोई मतलब नहीं है, यहां पर संविधान की व्याख्या का कोई मतलब नहीं है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस अगर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए बनाए गए हैं तो उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पे आज हम चाहते हैं आप नंगे पांव चले और उसकी चुभन को महसूस कर सके, क्योंकि 7 बरस पहले महिलाओं को लेकर इस देश में एक नारा दिया गया था और उस नारे को इस देश में 5000 जगहों पर चस्पा किया गया और यह सोचकर चस्पा किया गया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह नारा पहुंचना चाहिए। कम से कम 4 या 5 बोर्ड इस नारे के साथ इस देश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाए गए। 5000 प्ले कार्ड बड़े बड़े बनाए गए। दिल्ली जैसी जगहों में 25 जगहों पर इस नारे को लिखा गया। उस नारे में बहुत कम शब्द थे लेकिन बड़ा असरकारक था वो। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे को लिखने के पीछे कौन सा दिमाग था और इसको लगाने के ऊपर कितना बजट आया, आज उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले महिलाओं पर वार का जिक्र इसलिए हो रहा था क्योंकि 2012 दिसंबर के महीने में दिल्ली जैसी जगह में एक निर्भया कांड हुआ था और इस देश का युवा अपने आप ही स्वतः स्फूर्त ही उस रायसीना हिल्स पर चढ़ाई कर बैठा था और खुद ब खुद आकर उसने इस देश की राजनीतिक सत्ता को चेता दिया था कि खबरदार, आगे से ऐसी घटना हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। रायसीना हिल्स यानी सत्ता का वो गलियारा जहां पे आम आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है। लेकिन यह सफर में 7 वर्ष के भीतर में आज जब हम आपके साथ बैठे हैं तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज और उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह बहुत साफ है कि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था उसको इलाज के लिए सिंगापुर जब भेजा गया और जब वो इलाज के बाद लौटी और जब मौत को वो गले लगा रही थी उस समय इस देश के प्रधानमंत्री भी हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। उस लड़की का हाल जानने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय सोनिया गांधी थी, वह भी अस्पताल गई है। इस देश के युवाओं के भीतर का गुस्सा जंतर मंतर पे नहीं रुका था, वाकई पूरे रायसीना हिल्स पे युवा पटे पड़े थे। लेकिन 7 बरस के बाद जब हम हाथरस कांड का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इस बीच की स्थितियों को आज हम चाहते हैं, इसकी धड़कनों को आप महसूस कर सके और सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्या वाकई पुलिस कोई काम करती है इस देश के भीतर में जो उसे करना चाहिए? न्यायपालिका के भीतर में क्या वाकई कोई न्याय हो पा रहा है? इस देश में आम शख्स के साथ अगर कुछ घटित हो जाए तो वो न्याय की गुहार कहां लगाएगा? अपने आप एफआईआर दर्ज करने किस थाने पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद वो कौन सी प्रक्रिया को जीता है यह भी बताएंगे। आज जिक्र इसका करने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी दिल्ली से निकले और वो चाहते थे पैदल ही हाथरस तक पहुंच जाएं और उनको वहां भी जाने नहीं दिया गया, उस सड़क पर जिस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही सबसे कम होती है। सवाल यह नहीं है कि तानाशाही की स्थिति इस देश की सरकारों की रगों में दौड़ रही है। सवाल यह है कि अगर सत्ता नहीं रहेगी तो उसके बाद की स्थितियों को अब मौजूदा सत्ता देख के डर जाती है कि उसके साथ क्या कुछ ना हो जाए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए वो सारे लोकतांत्रिक पहलुओं को तार तार करेगी। राहुल गांधी को धक्का दिया गया, वो नीचे गिर गए, कांग्रेसी कर्ताओं को मारा गया, यह एक छोटी सी बात है, लाठीचार्ज कर दिया गया, छोटी सी बात है। स्थिति तो अगर कांग्रेस के भीतर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर होती अगर, तो फिर इस देश के हर राज्य से कांग्रेसी कार्यकर्ता आज निकल गया होता, लेकिन वो नहीं निकला है क्योंकि हर चीज केंद्रित होती चली जा रही है और तमाशा घर में बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के हम और आप आदी हो गए हैं। शायद इसीलिए हमें आज कोशिश की है कि हम बता पाए आपको कि निर्भया कांड से लेकर हाथरस कांड तक का सफर कितना त्रासदीदायक है।
उसमें कितना पस भरा हुआ है, उसका मवाद जो है आपकी शिराओं में दौड़ रहा है, लेकिन आपके भीतर कोई बेचैनी नहीं आती है। जनवरी 2013 से लेकर आज की तारीख तक, यानी 2020 के सितंबर की 30 तारीख तक की स्थिति को जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। इस दौर में लगभग 7 साल 9 महीनों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और इन 7 साल 9 महीने में इस देश के भीतर में 2825 दिन होते हैं। 2825 दिन में हर दिन एवरेज निकालिएगा तो 88 रेप इस देश में हुए हैं। और अगर इन 7 साल 9 महीनों का जिक्र करें, 2,48,600 रेप इस देश के भीतर में इन 7 बरस 9 महीनों के वक्त में हुए हैं। ये सारे आंकड़े 2013 से लेकर 2019 तक सरकारी आंकड़े हैं। उसका जो एवरेज निकला है उसको हमने 2020 के 9 महीनों में जोड़ा है, और उसके बाद ये आंकड़ा निकल कर आया है। इन 2,48,600 रेप केसेस में कोर्ट तक जो मामले पहुंचे वह सिर्फ 61,436 मामले हैं। इसमें जो ट्रायल जिनको कंप्लीट किया गया उसके मामले हैं 31,484 मामले हैं। कन्विक्शन जिनको सजा हुई है उनकी संख्या 7,955 है। जो छूट गए वो 21,000 हैं। जो डिस्चार्ज कर दिए गए, यानी केस को ही डिस्चार्ज जिसको कर दिया गया, वह तकरीबन 2,994 है। समझे क्या आप? सिर्फ 3% केस, 3% कन्विक्शन रेट है, और जो कोर्ट तक पहुंचे उसके लिहाज से लगभग 25% केस, 25 से 27% के बीच में, वहां तक अदालत में जो केस पहुंचे और उस पर जो कन्विक्शन हुआ है उसकी स्थिति है 27%। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति थी जो अदालत तक पहुंची इस 7 बरस के भीतर में, उसमें कन्विक्शन रेट है 3%। किसे सजा देना चाहते हैं और क्यों सजा देना चाहते हैं, और खास तौर से जब आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो फिर हम आपको 7 बरस पहले इस देश के सच को मौजूदा वक्त के आईने में दिखला दें। दिसंबर 2012 में जब निर्भया कांड इस देश के भीतर में हुआ, तो उसके बाद जब पहला बजट आया, 1,000 करोड़ रुपया इस देश के तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ऐलान किया निर्भया फंड के तौर पर। उस 1,000 रुपए के हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी योजनाएं थी, और उसके जरिए इस बात का जिक्र था कि हां, हम इसके जरिए 32 प्रोजेक्ट और स्कीम लेकर आ रहे हैं। बरस दर बरस वो रकम बढ़ते बढ़ते 7,436 करोड़ 66 लाख रुपए हो गई। लेकिन सिर्फ जो संबंधित मंत्रालय काम कर रहे थे उन्होंने जो पैसा दिया इन 7 बरस के भीतर में, वह है 2,646 करोड़ रुपए। और जो अलग अलग राज्य थे, इसमें था क्या ये भी आपको जानना चाहिए। इसमें सबसे शानदार चीज अपनाई गई थी, वन स्टॉप सेंटर बनाएंगे, जिसमें आपको विक्टिम जो होगी उसको हर तरह की सहायता दी जाएगी। पुलिस की सहायता होगी, मेडिकल एड होगा, लीगल एड होगा, उसको काउंसलिंग की जाएगी। उसकी जो मानसिकता होती है उस दौर में जब उसके साथ रेप हो जाता है, तो उसको एक अनुकूल परिस्थिति में लाने का प्रयास होगा। लेकिन सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हमने लगभग 2 लाख लड़कियों को इसके जरिए ठीक किया है, उनको मदद दी है। और इस दौर के भीतर में जब हम परखना शुरू करते हैं कि कितने केसेस में महिलाएं इसमें शरीक हो गई, तो वो निकल के आ रहा है कि जितनी लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, जो एफआईआर दर्ज है, वह संख्या लगभग 5 लाख के पार की है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, 2012 में इस देश के भीतर में जितने रेप हुए थे ना निर्भया कांड के, उनकी संख्या लगभग 29,000 थी, और बरस दर बरस बढ़ते चले गए। 2013 में 30,000, 2014 में 32,000, 2015 में 32,000, 2016 में 33,000, 2017 में कुछ कम हुआ 32,557 हो गया, 2018 में ये 33,356 हो गया, और पिछले बरस सरकार ने आंकड़ा बताया 32,033, यानी हर दिन लगभग 87-88 रेप इस देश में होते हैं। और उनका कन्विक्शन रेट और निर्भया फंड की स्थिति हमको लगता है दोनों जानना चाहिए। हमने इसके लिए सबसे बेहतरीन राष्ट्र महाराष्ट्र है, एक राज्य जो है महाराष्ट्र, इसलिए क्योंकि इसने निर्भया फंड से 0 पैसा खर्च किया।
एक भी पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन इन 5 बरस में जो बीती फडणवीस सरकार थी, 2014 में आई और 2019 तक में, उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन वहां पे 22,000 से ज्यादा इस राज्य में रेप हुए हैं। हर साल का आंकड़ा है और यह बतलाता है कि महाराष्ट्र का नंबर रेप की पोजीशन में 6ठे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश आगे में खड़ा है और उत्तर प्रदेश का जैसे ही जिक्र आएगा तो आपकी रूह कांपने लगेगी। इसलिए कांपने लगेगी क्योंकि जब हम इन स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में तो महिला विकास मंत्रालय को 24 घंटे की हेल्पलाइन देनी थी, नहीं दी। आईटी मिनिस्ट्री को महिला सुरक्षा का गैजेट तैयार करना था, नहीं किया। एक महिला बैंक बनना था, नहीं बना। निर्भया फंड के जरिए चीजों का उपयोग होना था, नहीं हुआ। राजनीतिक दलों ने कहा था महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी, नहीं हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भीतर में जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाएगा, नहीं लगा। कुछ भी नहीं हुआ 7 बरस में, सिवाय इसके कि रेप दर रेप बढ़ती चली गई। और यह स्थिति जब राजनीति के साथ मिश्रित हो जाती है तो वो कितनी खतरनाक होती है, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का आज एक एसिड टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि बरस दर बरस उत्तर प्रदेश में प्रयोग हुए हैं। खास तौर से मौजूदा सरकार जो वहां की है, योगी सरकार, जब 2017 में आई तो याद कीजिए क्या गूंज रहा था पूरे देश में। इनकाउंटर गूंज रहा था। 23 इनकाउंटर थे, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उनके केसेस में कहीं कोई गवाह नहीं मिलता था, कोई सबूत नहीं मिलता था। अदालत में मामला पहुंचा, एक भी मामला अदालत में इस रूप में सामने नहीं आ पाया, आज तक नहीं आ पाया कि दरअसल हो क्या रहा था उस पीरियड में। 2018 में वहां पर जातीय युद्ध देखा गया जिसमें पॉलिटिकल कॉन्शियस ये था कि हमको किसी तरीके से राजपूतों का नेता बनना है। ब्राह्मण वर्सेस राजपूत 2018 में उत्तर प्रदेश में दिया गया, पैट्रोनाइज कर लिया गया राजपूतों को, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री खुद को राजपूतों के तौर पर स्थापित कर रहे थे। इससे पहले राजनाथ सिंह अपने आप को स्थापित किए हुए थे, तो उन्हें दरकिनार किया जा रहा था और धीरे धीरे योगी यानी बिष्ट जो हैं वो अपने आप को स्थापित कर रहे थे। स्थापित उन्होंने खुद को कर लिया। 2019 में दलितों के खिलाफ जो केसेस और उत्पीड़न है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते चले गए और एनसीआरबी का डाटा यह बतलाता है कि किस तरीके से उसकी संख्या बढ़ती चली गई। 2020 में यह बहुत साफ था कि अब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, ऊंची जातियों को अपने साथ करो। और उसी के अक्स में यह सवाल उठा कि हाथरस में जो कुछ हुआ, और टेलीविजन स्क्रीन पे यह गूंज रहा है, अखबारों में यह बात आ रही है, इस बात का जिक्र बहुत तेजी से हो रहा है कि क्या वाकई अगर ऊंची जाति की कोई लड़की होती तो इस तरीके से वहां की सरकार पेश आती, जिसमें रात के अंधेरे में सुबह के 3 बजे या रात के 3 बजे उसके शव को वहां पर इस तरीके से जला दिया गया जैसे कोई कूड़ा जलाया जा रहा है। परिवार को लड़की सौंपी नहीं गई। अजीबोगरीब स्थिति है। पुलिस वालों को जिस रूप में आदेश होता है उन्हें वो काम क्यों करना पड़ता है? ब्यूरोक्रेट्स को जो आदेश होते हैं उन्हें वो काम क्यों करना पड़ता है? यहां तक कि न्यायालयों को भी जो आदेश होते हैं क्या उनको भी वही काम करना पड़ता है? ये सारे सवाल हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक सत्ता ने अपनी मुट्ठी के भीतर में सारी चीजें समेट ली है और इस बात का मैसेज अब वो खुले तौर पर देने लगी है। यानी आंखों में अब शर्म नहीं है, नैतिकता की जरूरत नहीं है। तब मनमोहन सिंह थे, उस दौर में चले गए वो हवाई अड्डे पर निर्भया को देखने के लिए, या फिर अस्पताल में चली गई कांग्रेस नेता। इस दौर में कोई शर्म नहीं है। यह राजनीतिक बहुत साफगोई के साथ होगी, दिन के उजाले में होगी। हम जिसके साथ खड़े हैं उसी के साथ खड़े हैं। कानून का कोई मतलब नहीं है, न्याय प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, जांच प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जांच प्रक्रिया दर प्रक्रिया किस रूप में होती रही है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब कुछ भी छुपा नहीं है तो सब कुछ साफ है और बरस दर बरस राजनीतिक प्रयोग कैसे करने हैं यह भी साफ है। और दिल्ली में बैठी हुई राजनीतिक सत्ता यानी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी चाहकर भी योगी को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश वह लूज करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि शायद जनता को 2 दृष्टि से उलझाया जाता है, एक अपने औरे के जरिए, अपने प्रचार के जरिए, और एक खुशनुमा माहौल देकर, मीडिया को अपने हाथों में कर कर, दूसरा जातीय बंधन में ढकेलकर, और तीसरा धर्म की राजनीति और सियासत के जरिए लोगों को बांटकर। ये सारी परिस्थितियां बाखूबी चलती हैं और शायद अगर चाहते भी कि योगी को हटा दिया जाए तो भी नहीं हटा सकते हैं। तब यह लगेगा कि शायद चुनाव ना हार जाए।
यह एक 2024 की दृष्टि भी है और 2022 की दृष्टि भी है। इस बीच में संयोग से 2020 में हम आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं। और इस जिक्र को करने के साथ साथ हर का एक अपना सियासी मॉडल होता है। उस मॉडल के भीतर उसके कुछ पॉलिटिकल प्रयोग होते हैं। उस पॉलिटिकल प्रयोग के अनुकूल पुलिस को काम करना पड़ता है। जो पुलिस मौजूद थी हाथरस में और जहां पर यह सब कुछ हो रहा था, वहां पर उसकी जुबान से क्यों यह आवाज नहीं निकल पा रही थी कि क्या हो रहा है, यह भी हम बता दें। और वो बताने में क्या दिक्कत है, या फिर ग्रेटर नोएडा में, जो कि हाथरस में धारा 144 लागू की गई है, ग्रेटर नोएडा में नहीं की गई है, लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा में हो जाती है। वो हाथरस के बॉर्डर तक अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन यहीं पर इनको पकड़ लिया गया और कानून की दुहाई दी गई। यानी कानून की परिभाषा बदलेंगे, स्थितियां अदालत तक को प्रभावित करने वाली लाई जाएगी, और यह सारी स्थितियों में ना कोई सबूत रहेगा, ना कोई बताने वाला वहां पहुंचेगा कि क्या हो रहा था। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश दरअसल दुनिया के ऐसी स्थिति में आता है, अगर इसको उत्तर प्रदेश को एक देश मान लीजिए, तो आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश अगर 23 करोड़ जनसंख्या को लिए हुए राज्य है, अगर उसको आप एक देश में तब्दील कर दें तो फिर उसका दुनिया में नंबर 5वां होगा। और इस स्थिति में पहले नंबर पर अगर अपने तौर पर आप देखना शुरू कीजिए, चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका जिसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, चौथे नंबर पर आपको इंडोनेशिया आएगा जिसकी 27 करोड़ है, पांचवें नंबर पर पाकिस्तान आएगा जहां 22 करोड़ है। उससे भी आगे हो गया 23 करोड़। 2020 में जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 23 करोड़। तो दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के तौर पर यूपी की पहचान होगी। आपके जहन में यह बात आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इतने बड़े राज्य के भीतर में संभालने के लिए जो विधायकों की संख्या है वो 403 है। हर विधायक के हिस्से में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर देखिएगा, इस देश में हर सांसद के हिस्से में 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं जो उसे संभालना है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा, इतनी संख्या कहीं नहीं है जो उनके हिस्से में आती है। लेकिन उन्हीं के जरिए हमको इस देश को चलाना है, राजनीतिक सत्ता यही कहती है। और इसीलिए उनके एक इशारे पर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पुलिस महकमा हो, अदालतें हो, सीबीआई हो, कोई भी महकमा हो, यहां तक कि अब तो चुनाव आयोग भी उस दृष्टि से शामिल हो गया है, सबको उसको बनाए रखने के लिए ही काम करना पड़ता है। यानी 2,48,000 के लगभग 2,48,600 केसेस बीते रेप के, सिर्फ रेप के, महिलाओं को लेकर भी नहीं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो केसेस हुए उनकी संख्या अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी। तकरीबन 25 लाख केसेस महिलाओं को लेकर इस दौर में 7 बरस में हुए हैं। उसमें से 2,48,600 केसेस सिर्फ रेप के हैं। और ये थाने तक पहुंचे हुए मामले हैं। और ये अदालतों तक कितने पहुंचे ये भी हमने बताया। लेकिन इसमें हमको लगता है कि हम उसका एक एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो जानकारी एक निकल कर आई, हमको लगता है वह भी आपको जानना चाहिए। ये 2018 का साल है। 2018 में जो टोटल केसेस निकल कर आए थे वो कितने केस थे, अदालत तक कितने केस पहुंचे, ये गवर्नमेंट का डाटा जब निकल कर आया तो वह भी चौंकाने वाला है। 2018 में 1,56,327 रेप के केसेस ट्रायल पे थे। उसमें से 17,313 केसेस के ट्रायल कंप्लीट हुए। उसमें से 4,708 लोगों को कन्विक्शन हुआ। 11,133 लोग एक्विटल थे, छूट गए। 1,472 केसेस में डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी 1,38,642 केस पेंडिंग पड़े रह गए। यह 2018 का एक डाटा है। उस दृष्टि से जब आप देखना शुरू कीजिएगा, जो एसआईटी बनी है ना, एसआईटी अगर नहीं भी बने और अगर इसके भी आगे कार्रवाई हो जाए और सीधे अदालत अपनी कार्रवाई शुरू कर दे, तो भी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस देश के भीतर में लगभग 2.5 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट और सबोनेट केस चल रहे हैं। ये 2.5 करोड़ सिर्फ क्रिमिनल केसेस हैं। रेप का केस, मर्डर का केस क्रिमिनल में आता है। उसमें जब हमने जानकारी हासिल करनी शुरू की तो टॉप नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पे 63,90,000 केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट और सबोनेट केस में। इस 63 लाख में से
कितने केस होंगे रेप के और कितने केस होंगे मर्डर के? आपको जान के हैरत होगी कि लगभग 15 लाख केसेस हैं जो रेप और मर्डर से जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट केसेस में चल रहे हैं। कुछ केस हाईकोर्ट तक भी पहुंचते हैं, लेकिन संयोग से हाईकोर्ट केस में पहला नंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही आता है, जहां क्रिमिनल 3.5 लाख केसेस, सिर्फ क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस नहीं, सिर्फ क्रिमिनल के 3.5 लाख केसेस वहां पर अटके हुए हैं। इस 3.5 लाख केसेस में से 45,000 केस सीधे सीधे रेप के हैं और मर्डर के लगभग 35,000 केसेस हैं। अब आप क्या करेंगे? हम किस स्थिति में चलते चले जा रहे हैं और इस देश को कैसा बना रहे हैं, अब इसके दूसरे हिस्से को जरा समझ लीजिए। यह और भयानक सच है। इस देश के भीतर में रोजगार पहले भी नहीं था, मुश्किल हालात में हर कोई था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हर कोई था, लेकिन इस दौर की मुश्किल ये धीरे धीरे बीते 6-7 वर्ष का जो नारा लग रहा था ना, बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार, और महिलाओं की सुरक्षा और उम्मीद जगाने के लिए यूपी सरकार ने भी अपने तौर पर पोस्टर चस्पा किए थे। लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि जितने भी युवा हैं, जातियों के लिहाज से वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हैं। पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर सभी जुड़ गए हैं और इनकी तादाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ है। यानी जितनी संख्या बेरोजगार युवाओं की है, उतनी ही संख्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए ऐसे युवाओं की है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। और इनको वरदस्त उस इलाके के नेता का होता है जिसके मातहत वीडियो भी आ जाता है और डीएम भी आ जाता है। वो उस दबाव की राजनीति में आ ही जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। पुलिस भी बेबस है, अधिकारी भी बेबस है, नौकरशाह भी बेबस है, या उसकी जरूरत इतनी भर है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ मिल जाए तो ही वो बच पाएगा, नहीं तो वह भी या तो कैरियर वाइज खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए मुश्किल हालात हो जाएंगे। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन और बात निकलेगी कैसे? क्योंकि जब ये आंकड़ों को देखते हैं तो डर इसलिए भी लगता है कि ये देश दुनिया के सामने इसकी पहचान क्या होगी। और जब हम साल दर साल का उत्तर प्रदेश में जिक्र कर रहे थे, 2017 में जब इनकाउंटर का जिक्र कर रहे थे, अदालत कह रही थी चश्मदीद तो नदारत है, गवाह तो गायब, हम क्या करें। जब ब्राह्मण राजपूत का 2018 में हिंसा हो रही थी, ब्राह्मणों को जिस रूप में हाशिए पर ढकेला जा रहा था, राजपूत को जिस तरह से हर जगह पदों पर बैठाया जा रहा था, तमाम थानों में बैठाया जा रहा था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 19 में जब दलितों के खिलाफ बात हुई कि दलित वोट बैंक पर तो बहुतों की नजर है, वो बिखरा हुआ है। और आज जितनी ठंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती जी ने की, उनका खून नहीं खौला, उनके भीतर आक्रोश नहीं था। वो एक दलित की बेटी हैं, लेकिन वो समझती होंगी शायद राजनीतिक मजबूरियां, हो सकता है, लेकिन उनके भीतर आक्रोश तो होगा। मजबूरियां हैं, लेकिन इस मजबूरी और आक्रोश के भीतर जरा समा कर देखना शुरू कीजिए। जो निर्भया कांड के समय रायसीना हिल्स पर आक्रोश था, उस समय जो मीडिया में आक्रोश था, उस समय जो जंतर मंतर पर हो रहा था, उस समय जो देश भर में हो रहा था, कमोवेश उसका एक छोटा सा अक्स हाथरस कांड के वक्त मौजूद है। हमारे आक्रोश में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, कोई समाधान देने की स्थिति में नहीं है। पॉलिटिकल एम्बियंस मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी निकले तो फिर देश के हर हेडक्वार्टर से अलग अलग राज्यों में कांग्रेसियों को निकलना था, उस दिशा में बढ़ना था। 1 को रोका जाता, 2 को रोका जाता, 3 को सब बॉर्डर पे आके रुक जाते, वहीं पर स्थापित हो जाते। कम से कम इस देश की महिलाएं भी तो उसमें धीरे धीरे शामिल होती, और उनके लिए, उनकी उम्मीद के लिए हर घर में महिलाओं की मौजूदगी है। किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन, हर कोई इस बात के एहसास को जी रहा है। अधूरा है भारत परिवार के बगैर, और अधूरा है भारत बिना महिलाओं के। इन स्थितियों को समझना होगा, और उसके लिए जब आपको पॉलिटिकल एम्बियंस चाहिए, एक सोशल एम्बियंस चाहिए, तो टेलीविजन पर चिल्लाने से नहीं होता है, जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। टेलीविजन पे दिखना नहीं दिखना, ये मान लीजिए अब कि वो बिकी हुई चीजें हैं। टेलीविजन सत्ता के लिए ही काम करेगी, लेकिन देश जब हाथरस के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा कि हम हाथरस के भीतर खुद ही नहीं जाएंगे, जब धारा 144 हट जाए, लेकिन वहां पहुंचने दीजिए। चलिए, वहां नहीं पहुंचने देगा तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चारों तरफ से जितने राज्य हैं वहां पर आकर सिमट जाएंगे।
चलिए, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी इस बात का जिक्र कर देगा हम भी आपको नहीं आने देंगे, तो उसके बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र से जो लोग निकलेंगे वहां आकर खड़े हो जाएंगे, पंजाब से जो लोग निकलेंगे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाएंगे, दिल्ली से लोग निकलेंगे यूपी बॉर्डर पर खड़े होकर इस देश में कम से कम एकजुटता के साथ इस एहसास को तो करना होगा, यह डेमोक्रेटिक कंट्री है, रेप कंट्री नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस देश में लगभग 47 देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 2.5 लाख से कम है, यानी 47 देश ऐसे हैं कि 2.5 लाख से कम जनसंख्या में है और 2.5 लाख के लगभग रेप हो जाते हैं इन 7 वर्षों के भीतर में, और हम उफ नहीं कर पाते हैं। और उफ भी करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि आज हाथरस है, कल बलरामपुर है, परसों मेरठ होगा, तरसों बयां होगा, यानी ये राज्य नहीं वो राज्य नहीं, ये राज्य नहीं वो राज्य नहीं, ये घटना नहीं वो घटना नहीं, इससे विभत्स वो घटना है। हम एक ऐसी मानसिकता में आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये देश बीमार है। इसका मतलब है इस देश को एक इलाज की जरूरत है। इसका देश का मतलब लुटियंस की दिल्ली से मतलब नहीं है, जहां पर शानदार घास है, शानदार हवा है, जहां पर अलग अलग पशु पक्षियों के चहकने की आवाज है, जहां पर तमाम तरह की उपभोग की वस्तुएं हैं मौजूद, जहां सुविधाओं का अवंडर है, वहां बैठकर मोबाइल पर ट्वीट करके इस एहसास को जी लेना कि हमने अपना काम कर लिया, तो फिर मान लीजिए ये देश लुटियंस के दिल्ली के अनुसार नहीं है, उसके एक अपने सरोकार है, उसको हटा डालिए, फेंक डालिए उसको। निकल के चीजों को एकजुटता के साथ इस देश को एहसास तो कराना होगा कि हाथों में हाथ हम थामे हुए हैं। सवाल एक नेता का नहीं होता है। जब एक नेता एक पहचान के तौर पर आ जाता है, जेपी इसी तरीके से निकले थे, और एक वादा हर कोई लेगा ही कि कोई हिंसा नहीं होगी। हिंसा करनी है तो राज्य प्रशासन करे, पुलिस करे, उसे जो हिंसा करनी है करे। हो सकता है उसको भी घर के भीतर जब वो लौटे तो उसके घर की पत्नियां होंगी, बच्चियां होंगी, बहन होगी, वो कहेंगी आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इस देश के भीतर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यह एहसास इस देश के भीतर में पैदा करना होगा। अन्यथा हम संख्या गिनते रह जाते हैं। हम कभी इनकाउंटर गिनते हैं, कभी दलित एट्रोसिटीज गिनते हैं, कभी महिलाओं पर जो कुछ हो रहा है उसे गिनना शुरू करते हैं, और इसको गिनते गिनते हम ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल की पहचान दुनिया भर में है, फ्रांस की पहचान दुनिया भर में रही, जर्मनी और इटली ने दुनिया पर अपने तरीके से राज किया। कितने लोग थे, कितनी जनसंख्या इन राज्य देशों की? जर्मनी में लगभग 8.5 करोड़ आज की तादाद में, इटली में लगभग 6 करोड़, 6.5 करोड़, इजराइल में तो और कम है, वहां तो सिर्फ 1 करोड़ भी लोग नहीं है, 86 लाख लोग हैं। रशिया जैसी जगह में 14 करोड़ लोग हैं, उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश है। लोगों को अपने तौर पर पहल करनी होगी, अन्यथा सवाल यही होगा, बार बार उठेगा कि यह सियासत बांध रही है, यह जाति बांध रही है, यह धर्म बांध रहा है, और इसके भीतर में हमारे लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। कानून का राज स्थापित करने के लिए जनता को ही पहल करनी होगी, क्योंकि कानून को संभाले हुए लोग या उसके प्रति जिम्मेदारी लिए हुए इंस्टीट्यूशंस और लोग अगर उस राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े हो जाएंगे, जो राजनीतिक सत्ता आज है कल नहीं होगी, वो कल फेंका जाएंगे दूर, इसमें कोई दो मत नहीं है। जन जन्मांतर के लिए कोई नहीं आता, आज नहीं कल फेंका जाएगा, और वो इस डर से सत्ता में मौजूद रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कि ये सत्ता छिन जाएगी, तब वो क्या करेंगे। ये देश एक ऐसी स्थिति में बढ़ रहा है, सत्ता में रहने वाला शख्स डरता है, विपक्ष में खड़ा शख्स उसी ताकत के साथ अपने आप को स्थापित करते हुए आना चाहता है कि आने के बाद हम सबको सबक सिखाएंगे। यह मानसिकता ठीक नहीं है। इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक स्थितियों को जीने के लिए सबसे पहले रूल ऑफ लॉ होगा, कानून होगा, और यह दबाव जनता का दबाव होगा, परिवारों का दबाव होगा, तो ही काम करेगा। नहीं तो पुलिस तो वैसे ही काम करने लगेगी जब उसके भीतर से वो आवाज नहीं आएगी। उसको ये जागृत होना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सत्ताओं के उठापटक या अपराध के आंकड़ों के मातहत इस देश को दुनिया तौलने लगी है। दुनिया के तमाम बड़े अखबार हो, मैगजीन हो, या देश हो, या यूनाइटेड नेशन के भीतर भी जब आवाज़ उठती है तो भारत की पहचान बिल्कुल नए तरीके से गढ़ी जा रही है, जिसके भीतर इस तरह से अपराध होते हैं, रूल ऑफ लॉ काम नहीं करता है, डेमोक्रेसी गायब नजर आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीज़ें जा रही है। ये सत्ता तो आज नहीं कल चली ही जाएगी, लेकिन देश की पहचान कैसे बनेगी? इस देश को लड़ने के लिए सीखना होगा, उसको आगे आना होगा।
और यही शायद दुनिया में पहचान दे पाएगी देश को, और देश के भीतर भी एक दबाव के तौर पर चीजें काम करेगी जो उस चुनावी राजनीति के समानांतर कहीं लार्जर देन लाइफ होकर खड़ी हो जाएगी। ये लोगों को हाथों में हाथ थामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।